और बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। एक दिन पहले हुगली में शुवेंदु अधिकारी की रैली में विवादास्पद नारे लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को शुवेंदु अधिकारी की रैली में कुछ लोगों ने विवादास्पद नारे लगाए थे, तो रोड शो में ये नारे लगे, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गोली मारो पर ये गिरफ्तारी हुई है। इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। आशिका हमारे साथ जुड़ चुकी है और अपडेट के साथ। आशिका, देखिए, ये परसों टीएमसी की रैली कोलकाता में थी, जिस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता ये गोली मारो के नारे लगाते हुए देखे गए थे शुवेंदु के खिलाफ। और कल शुवेंदु अधिकारी की रैली जब चंदन नगर में थी हुगली में, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यही नारे जवाब में लगाए, जिसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है वो नजर आई है सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर फिलहाल। 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक टीएमसी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने नारे लगाए थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, ये इस पर कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन आशिका, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं, 2 दिन पहले भी टीएमसी की जब रैली हुई तब भी इस तरीके के नारे लगाए गए, तो आखिरकार सिर्फ कार्रवाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर क्यों, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि बीजेपी के साथ पुलिस जो है वो सौतेला व्यवहार करती है, टीएमसी के कहने पर चलती है। और यही कारण है कि सुरक्षा पर भी सवाल कई बार पुलिस को लेकर के उठाया जा चुका है बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ भी बीजेपी की तरफ से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्यों कार्रवाई सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। आशिका, नजर बनाए रखिए आप। उधर कृषि सुधार कानूनों पर किसानों और इससे जुड़े दूसरे पक्षों की राय जानने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। एक किसान संगठन के प्रतिनिधि कमेटी से मिलने पहुंचे हैं। बैठक से पहले कमेटी के सदस्यों ने कहा कि वो सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि इन कृषि सुधारों से प्रभावित होने वाले सभी पक्षों की राय जानेंगे। सभी पक्षों की राय जानने के बाद ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय सौंपेगी। वहीं किसानों के साथ पहली बैठक से पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवट ने कृषि सुधार कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। घनवट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन कानूनों को वापस लिया तो कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगले 50 साल में सुधार की कोई कोशिश नहीं करेगी। पिछले 70 सालों से जो कानून इस देश में चल रहे थे वो किसानों के हित में नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख किसानों ने इसकी वजह से तो आत्महत्या की है। किसान गरीब हो रहा है, कर्जे के तले दब रहा है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए। तो बदलाव हो रहा था तो ये आंदोलन खड़ा हो गया। हम भी जो है पूरी तरह से कानून के हित में नहीं थे, हम भी इसमें कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ करेक्शंस चाहते थे। और अगर ये रिपील हो जाते हैं तो आने वाले 50-60 सालों तक कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए वो इन कानूनों को हाथ लगाने का धैर्य नहीं करेगी और किसान मरता रहेगा। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे। दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट इस वक्त साथ हैं और सिंघू बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, जो कमेटी की जो कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी उसमें बैठक उसकी शुरू हो गई, कौन कौन पहुंचा है इसमें शामिल होने के लिए? देखिए, आज की बैठक शुरू हो गई है और एक ओपन इनविटेशन था कि कोई भी आकर के अपनी बात रख सकता है। तो जो हमारे पास जानकारी है, अभी तक एक संगठन के कुछ किसान यहाँ पर पहुँचे हैं जो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। जो कमेटी के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि आज कुछ लोगों ने कंफर्म किया था कि वो आने वाले हैं और अपनी बात रखने वाले हैं। इसके साथ साथ एक रोड मैप भी कमेटी को आज तैयार करना है, आपस में बात करके कि कहाँ कहाँ कब कब वो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रीजन वाइज वो पूरे देश में ट्रैवल करेंगे और वहाँ के किसानों से, संगठनों से बात करेंगे। और साथ ही एक वेब पोर्टल बनाने की बात भी कही थी कि जिसमें वो राय मांग सकते हैं लोगों की कि इस कानून के बारे में उनकी क्या राय है, अच्छी बुरी दोनों राय वो उस पोर्टल पर दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आज डिस्कशन होना है। इस बीच में ये भी कहा गया था कि कोई अगर मिलना चाहे, आना चाहे, अपनी बात रखना चाहे
तो आ सकता है। उसमें हमें एक संगठन की जानकारी फिलहाल है कि कोई प्रोग्रेसिव किसान संगठन के कुछ किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, और भी कुछ लोग अभी पहुंच सकते हैं। एक से 2 घंटे तक और अभी मीटिंग यहाँ पर चलेगी, और उसके बाद कमेटी ने जैसे पिछली बार मीटिंग समाप्त होने के बाद क्या प्रोग्रेस हुई, क्या काम हुआ है, क्या डिस्कशन हुआ, उसके बारे में मीडिया को बताया था। आज भी उसी तरीके की जानकारी मीटिंग के बाद दी जाएगी। ठीक है अनुराग रही सादी की सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत में समस्या का समाधान होता नजर आया, क्योंकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए। सरकार ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों को अगले 1.5 साल तक स्थगित रखकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर विचार के लिए आज दोपहर 2 बजे किसान संगठनों की अहम बैठक होनी है, जिसमें किसान संगठन सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। ये बैठक देखिए इसलिए अहम है क्योंकि कृषि मंत्री ने भी किसानों के साथ 22 जनवरी को होने वाले 11वें दौर की बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई और कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म होने पर ही लोकतंत्र की जीत होगी। यानी कि अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो किसानों की जिद वो छोड़ेंगे या वो नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं, सिंघू बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। दीपक, आप वहां मौजूद है जहां देखिए किसान बैठे हैं, जहां पर ही रणनीति आगे की किसान तय करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने बात की हो किसानों से, क्या इस बात पर वो सहमत हैं कि जो सरकार ने ऑफर दिया है, सरकार ने तो ये तक कहा है कि आप जितने दिन चाहेंगे उतने दिन स्थगित किया जा सकता है? अर्पिता, फिलहाल एक जानकारी आपको दे दूं, सिंघू बॉर्डर से कुछ दूरी पहले ही यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं और तमाम किसान नेता भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 26 जनवरी को जो किसानों ने ट्रैक्टर रैली की बात कही है कि एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, दिल्ली कूच किया जाएगा, आउटर रिंग रोड के जरिए उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकालनी है। उस ट्रैक्टर रैली को किस तरीके से रोका जाए, इसकी लगातार कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। और आज भी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे। एक बैंक्वेट हॉल है जहाँ पर ये मीटिंग चल रही है। करीबन 11 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हो गई थी और अभी तक चल रही है। इस मीटिंग में हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को कि 26 जनवरी एक बड़ा दिन, खुफिया एजेंसियों का भी अलर्ट है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है और ऐसे में ट्रैक्टर रैली के लिए अलग से पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और ऐसे में अगर इस ट्रैक्टर रैली को रोक दिया जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन कल की जो मीटिंग हुई है उसमें जो जिस तरीके से पॉजिटिव साइन मिले हैं, तो आज ये लग रहा है कि इस मीटिंग में कोई ना कोई निष्कर्ष निकल सकता है। क्या किसान जो नेता हैं वो ट्रैक्टर रैली को रोकेंगे, उसके लिए मना कर देंगे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। हालांकि कुछ किसान नेताओं से कुछ देर पहले बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि ट्रैक्टर रैली के जरिए वो किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि वो काफ़ी समय से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सरकार तक मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि कल की मीटिंग को लेकर सारे नेताओं का ये कहना है कि एक सकारात्मक बैठक हुई है, उस पर आज 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग भी होगी जिस पर तय किया जाएगा कि कल जो सरकार। तो देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक 2 बजे होनी है जहां किसान ये तय करेंगे कि सरकार के ऑफर पर क्या कहना है उन्हें। वहीं जिस तरीके से दीपक बता रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली को लेकर इस वक्त पुलिस और किसान के बीच एक बैठक चल रही है और ये वहां कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली 26 की जगह किसी और दिन किया जा सकता है, उसके रूट पर चर्चा हो रही है। लेकिन सरकार के साथ बैठक में शामिल जो किसान नेता थे उन्होंने 10वें दौर की बैठक को सार्थक बताया और 22 जनवरी को होने वाली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई थी। 10वें दौर की बातचीत सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई और आज एक पहला पॉजिटिव कदम ये कह सकते हैं कि आउटराइटली रिजेक्ट करके मीटिंग से बाहर नहीं आए, जैसे हमेशा होता था। किसान नेता ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिपाल जी, हर बार ये सुनने को मिलता था जब आप बाहर आते थे कि हमने रिजेक्ट कर दिया सरकार का प्रपोजल। आज कुछ उम्मीद बंधी है आज जिस तरीके से बातचीत हुई? देखो,
मैं तो यही कहूँगा कि आज जो उम्मीद बंधी है, उम्मीद क्या, मुझे तो यह है कामयाबी मिलेगी किसान को। और सरकार का रुख आज बहुत बढ़िया था, मंत्रियों का भी रुख बढ़िया था, किसानों का भी रुख बढ़िया था। और हम ये कह रहे हैं कि रास्ता बीच का निकलेगा, रास्ता बिल्कुल 100% निकलेगा। कि जो हमारी मांग थी उस पर सरकार ने गौर करी। उन्होंने कहा कि भाई इसका कोर्ट में हम कमेटी बनाओ, कमेटी बनाने के बाद इसको 2 साल, 1.5 साल, जितने दिन के लिए किसान कहता है उसको हम पोस्टपोन करा देते हैं। सरकार के प्रतिनिधियों में, सरकार में सही वार्ता हुई और ये कहा कि कल हम अपनी सब जत्थेबंदियों से, जो संगठनों से बात करके परसों 12 बजे, सरकार तो ये कह रही है आज ही कर लो, तो अब पहले वहाँ बात करेंगे जो लोग बैठे हैं। वही देखिए, कुछ किसान संगठन अभी भी जिद छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने साफ कर दिया कि वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सरकार ने जो कल मीटिंग में प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है, एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा, इससे हमारी सहमति नहीं है। वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं, जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है, उसका रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है, सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं, वो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। दीपक, वहां पर किसान क्या कह रहे हैं, ट्रैक्टर रैली को वो क्या लेकर क्या कह रहे हैं, और जो सरकार ने ये ऑफर दिया है उसको मानने की ज्यादा उम्मीद दिख रही है ना मानने की ज्यादा उम्मीद दिख रही है? देखिए अर्पिता, अभी किसान नेता राकेश टिकैत से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जो ट्रैक्टर रैली है वो तो होकर रहेगी, यानी 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली है उस पर उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उसको रोकने की कोई योजना किसानों की तरफ से है। उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत अभी सिंघू बॉर्डर के पास चल रही है अलीपुर में, तो उसमें भी जो बात दिल्ली पुलिस कहेगी या पुलिस अधिकारी कहेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश या हरियाणा के हैं, तो वो किसान मानेंगे। लेकिन ट्रैक्टर रैली होगी और वो भी उसके बाद होगी, यानी 10 बजे के बाद रैली का कार्यक्रम ये बताया गया है राकेश टिकैत की तरफ से, क्योंकि 10 बजे तक जो रैली राजपथ से निकलती है उसके बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली की योजना बनाई जा रही है। अब इसमें कितनी तरह से रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी ये देखना होगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि जो किसानों को सरकार के द्वारा ऑफर दिया गया था उस ऑफर पर कमेटी आज 2 बजे के बाद जो मीटिंग है उसमें डिस्कशन लेगी, उसमें बातचीत होगी, उसके बाद कमेटी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो ये देखिए 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच तीसरे दौर की बैठक हो रही है और इस बैठक में हरियाणा पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। सिंघू बॉर्डर के पास की बैठक हो रही है और ट्रैक्टर रैली के रूट पर चर्चा हो सकती है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और साफ कर दिया था कि ये मामला पुलिस का है और पुलिस ही इस पर फैसला लेगी। वहीं किसान संगठन अपनी ट्रैक्टर रैली करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस गणतंत्र दिवस परेड की वजह से सुरक्षा इंतजामों का हवाला देते हुए इसे टालने की बात कर रही है। 26 जनवरी का प्रोग्राम के लिए चर्चा करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, प्रशासन से बात करेंगे और उसमें बना के व्यवस्था आज फाइनल करेंगे। 26 जनवरी कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में, नहीं, सार्थक मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग थी और दोनों एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था हम फैलाना नहीं चाहते और ना पुलिस ऐसा चाहती है कुछ इस तरह का, तो जो भी होगा ठीक होगा, सार्थक होगा। अनुराग, इसमें वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली जो है वो आप 26 की जगह 27 कर दीजिए, पुलिस कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए अभी तक किसान इस पर सहमति नहीं जता पाए हैं। यहाँ रूट बदलने की बात जो है कही जा रही थी, लेकिन कि दिल्ली के बाहर आप कहीं भी रैली करना चाहें तो उसके लिए आपको इजाजत है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। बीच का रास्ता चाहे वो कानून के मामले पर हो चाहे ट्रैक्टर रैली के मामले पर हो, बीच का रास्ता क्यों नहीं देख रहे हैं किसी भी मुद्दे पर किसान? देखिए मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को इस तरीके से समझना होगा कि ये जो तीनों मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की मीटिंग हो, चाहे पुलिस और किसानों के बीच में मीटिंग हो ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, और या फिर मंत्रियों के बीच में और किसान संगठनों के बीच में हो, इन तीनों मीटिंग्स का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जो सरकार का प्रपोजल है उसको किसान आज एक्सेप्ट करते हैं
कल सरकार को क्या एक्सेप्ट करने की सूचना देते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ, इसको मैं क्लियर कट शब्दों में कहूं अगर, तो इसको आई वॉश कह सकते हैं कि जो पुलिस के साथ मीटिंग चल रही है, किसान अपना रुख बिल्कुल नहीं बदलेंगे जब तक कि उनका कानून के बारे में राय न बदल जाए कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है, अगर किसान संगठन उस पर राजी होंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कल की मीटिंग में बात आगे बढ़ेगी, तो ये बातें अपने आप सुलझ जाएंगी और किसान पुलिस की बात मानने को भी राजी हो जाएंगे और दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर मार्च करने को भी राजी हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई समझौता नहीं होता है सरकार के साथ, सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठन नहीं मानते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि किसान बिल्कुल अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि वो दिल्ली के अंदर ही मार्च करेंगे। और जिस तरीके की संख्या है और जिस तरीके की बात की जा रही है कि 1 से 1.5 लाख के बीच ट्रैक्टर पहुंचेंगे यानी दिल्ली। देखिए दीपक रावत, यहाँ तो आज नजर इस बात पर ही टिकी हुई है कि किसानों के बीच जो बैठक होनी है, जिस पर ऑफर पर बात होगी, सरकार की तरफ से जो फाइनल ऑफर एक तरीके से कह सकते हैं अभी जो दिया गया है, उस पर बात होगी और नजर उसी पर, बाकी सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। क्या उम्मीद दिख रही है और कितने बजे? 2 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है? जी, साफ तौर पर किसान नेताओं का ये कहना है कि अभी पुलिस के साथ मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद वो फिर से सिंगू बॉर्डर पर जाएंगे, क्योंकि जो मीटिंग हो रही है अभी पुलिस के साथ वो सिंगू बॉर्डर से कुछ दूरी पर है। और यहाँ पर आपको अगर दिखाएं तस्वीरें तो सामने आपको जो ये बैंक्वेट हॉल नज़र आ रहा है, इसी के अंदर ही मीटिंग चल रही है। किसान नेताओं का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी कुछ देर पहले कुछ किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और हरियाणा पुलिस भी लगातार ये कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस के साथ कि किसान नेताओं से बातचीत हो सके, इन्हें मनाया जा सके कि 26 जनवरी को आप ये सब मत करिए। एक बार पहले भी आपने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, तब आपने पेरिफेरल के जरिए निकाली थी, तब आपको अनुमति दी गई थी। लेकिन इस तरीके की रैली अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन अगर दिल्ली के अंदर आप एंट्री करने की सोच रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है दिल्ली के आसपास के इलाकों में। दिल्ली में और खुफिया एजेंसी का अलर्ट हो तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। तो अगर इस तरीके की रैली निकाली जाती है तो सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन किसान नेताओं से लगातार ये बातचीत की जा रही है। लेकिन अभी तक जो बातचीत किसान नेताओं से हमारी हुई है उसमें ये साफ है कि ठीक है, यानी महत्वपूर्ण चीजें जो अभी हैं कि अभी जो ये बैठक चल रही है उस पर नजर होगी, क्योंकि पुलिस और किसान यहाँ पर बैठक कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली को लेकर। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक किसानों के बीच में होनी है सिंगू बॉर्डर पर, उस पर तय होगी आगे की रणनीति किसानों की कि क्या जो अगले दौर की बातचीत है उसमें सहमति सरकार ने जो कही है बात उस पर बनती है या नहीं बनती। इस पर पल पल हम नजर रखे हुए हैं। अब बात जरा बंगाल की भी कर लेते हैं। बंगाल में सियासी उठापटक तेज होती हुई दिख रही है। एक दिन पहले हुगली में शुवेंदु अधिकारी की रैली में विवादास्पद नारे लगने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश साल भी शामिल हैं। मंगलवार को शुवेंदु अधिकारी की रैली में कुछ लोगों ने विवादास्पद नारे लगाए थे। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुकी हैं। आशिका, यहाँ बड़ा सवाल तो ये है कि नारे तो 2 दिन पहले देखिए टीएमसी की रैली के दरमियान टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं ने भी लगाए, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ बीजेपी के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार क्यों हुए? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर ऐसा है कि जो शुरुआत टीएमसी की रैली में हुई, टीएमसी के कार्यकर्ता यही नारे लगाते दिख रहे थे शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, बल्कि कल जब शुवेंदु की रैली में इसी नारे का जवाब दे रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। तो बीजेपी लगातार ये सवाल और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाती रही है और अब भी ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहा है। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, शुवेंदु अधिकारी इस बीच आज दोपहर 12:30 बजे कैशपुर में एक रैली करेंगे। हालांकि आज की रैली में इस बात का खास ध्यान रखने की कोशिश होगी जिसका खमियाजा बीजेपी को ना उठाना पड़ जाए। 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद शुवेंदु की रैली काफी अहम मानी जा रही है। आशिका, आज की इस रैली पर भी नजर होगी, क्योंकि कल ही देखिए जो अब ये रैली हुई उसके बाद 3 लोग बीजेपी के गिरफ्तार हुए, तो आज ये कोशिश होगी कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। देखिए, आज की जो रैली है केशपुर में, पश्चिम मिदनापुर है, बीजेपी कोशिश कर रही है मिदनापुर में शुवेंदु का नाम या उनका चेहरा आगे करके और अपना रास्ता बनाने की। वहीं तृणमूल कांग्रेस
शुवेंदु के खिलाफ ही जाकर के अपनी ज़मीन तलाश रही है। तो मिदनापुर वो जिला है जहां पर शुवेंदु बीजेपी के लिए बड़ा नाम है, उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और उनसे लड़ने की हर कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है। आज की रैली जो होगी, कल की रैली की तस्वीरें देखने को मिली कि वहाँ नारे लगे। आज बीजेपी की तरफ से ये कोशिश ज़रूर होगी कि ऐसे कोई नारे ना लगे, लेकिन जब भी फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से देखा जा रहा है कि शुवेंदु की रैली होती है तो कोई ना कोई हंगामा वहाँ पर ज़रूर होता है। ठीक है आशिका, रही जरा साथ देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी घमासान की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और अभी देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए रथ यात्रा का प्लान तैयार किया, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी से एक बार फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले कई नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रोड शो और रैली कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर वार पलटवार भी देखने को मिला। वहीं एक के बाद एक कई विधायकों और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से टीएमसी में बौखलाहट साफ दिखी, जिसकी वजह से टीएमसी नेता बीजेपी पर विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। अब टीएमसी और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ गई है। पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी को माओवादियों से भी खतरनाक कहा। इसके बाद बीजेपी ने एक माओवादी नेता के टीएमसी का चुनाव प्रचारक बनने पर ममता को घेर लिया। असल में बीजेपी बंगाल चुनाव में माओवादी नेता छत्रधर महतो को एंट्री पर सवाल उठा रही है। छत्रधर महतो बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। छत्रधर महतो पिछले साल जुलाई में टीएमसी में शामिल हुए थे। इससे पहले छत्रधर 11 साल तक यूएपीए के तहत जेल में थे। छत्रधर महतो पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिरेल करने और राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक करने के आरोप हैं। लालगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के दौरान छत्रधर का भाई ससाधर महतो भी मारा गया था। बीजेपी छत्रधर के माओवादी कनेक्शन को लेकर अब ममता पर हमलावर है। और आशिका देखिए, जैसे जैसे अब सियासी समर की शुरुआत हुई है, वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने माओवादियों से तुलना कर दी बीजेपी की कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी मुद्दा। बीजेपी ने बताया भाई आप छत्रधर महतो को क्यों बना रही हैं, क्यों शामिल किया आपने? बिल्कुल, छत्रधर महतो जो है पिछले साल जब टीएमसी में शामिल हुए, हालांकि तब उनको लेकर उतनी चर्चा नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। बीजेपी की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपनी रैली में माओवादियों से भी खतरनाक बीजेपी को बताया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से छत्रधर महतो पर उंगली उठाई जा रही है। मैं आपको बता दूं, छत्रधर महतो वो नाम है, ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट या वो कांड था बहुत बड़ा जिसमें कई लोगों की जान गई, उसमें दोषी हैं, आरोपी रहे हैं। और इसके अलावा राजधानी एक्सप्रेस को अगवा करने का भी उनके ऊपर आरोप रहा है। तो ऐसे में सवाल उठना ज़रूर है कि ये सवाल ज़रूर उठेंगे अर्पिता। ठीक है, रहिए जरा सा देखिए, वहीं बीजेपी नेता राजू बिस्ता ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और टीएमसी को माओवादियों से भी ज्यादा हिंसक और संविधान विरोधी पार्टी बताया। 2 दिन पहले ममता ने भी बीजेपी को माओवादी से ज्यादा हिंसक पार्टी बताया था। जनता भली भांति जानती है कि टीएमसी माओवाद से भी ज्यादा हिंसक और भारत की अखंडता और संविधान के विरोधी हैं। टीएमसी एक हिंसक पार्टी है जो भारत के संविधान को नहीं मानती और डेमोक्रेसी को ताक पे रख के काम करती है। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि टीएमसी माओवादियों की जमानत कराकर उनसे चुनाव प्रचार करा रही है। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है। तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का अवतरण ममता जी ने बनाया है। जो ममता जी से नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं,
और हमारे किसी को नहीं लेंगे। हम गाय की तस्करी करने वालों को नहीं लेंगे, हम गोल्ड की तस्करी करने वालों की नहीं लेंगे, हम फेक करेंसी की तस्करी करने वाले जो टीएमसी के नेता हैं वो हम उनको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। जो अच्छे नेता होंगे, जो बंगाल के विकास के बारे में सोचते होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेंगे, हम उनको जरूर सम्मिलित करेंगे। आज कितनी खूनों से रंगे हुए ये हाथ है छत्रधर महतो की, फिर भी उनको टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का स्टेट कमेटी में जगह दी जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। इसका मतलब है बंगाल में अगर माओवादी को कोई पनाह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई जगह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। आशिका, देखिए, जहां बीजेपी अब छत्रधर महतो को लेकर हमलावर है, क्या टीएमसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस संदर्भ में सामने आया? देखिए, फिलहाल तो टीएमसी की तरफ से कोई भी बयान इस विषय पर नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो अपनी तरफ से बात कही थी कि माओवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक बीजेपी के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखा जा सकता है कि तृणमूल उसी को लेकर के आक्रामक रहेगी। चाहे छत्रधर महतो हो, चाहे दूसरे भी जो नाम हो जिन पर सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता रहा है, टीएमसी उल्टा बीजेपी की तरफ उंगली उठा करके उसका जवाब देती है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, बीजेपी ने बंगाल विजय के आक्रामक रणनीति तैयार की है। एक तरफ देखिए टीएमसी नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी, तो दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बंगाल दौरे का प्लान किया है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा एक के बाद एक बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया और अपने इस प्लान के जरिए बीजेपी की बंगाल के हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया और ये परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 994 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 30-31 जनवरी और 10-11 फरवरी को बंगाल में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे और हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आएँ और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर, और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे, और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे। आशिका, इस रथ यात्रा को लेकर क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है और सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम देखने होंगे? बिल्कुल, रथ यात्रा के लिए ही नहीं, मैं यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल पे हूँ इस समय। थोड़ी देर में यहाँ पर बीजेपी के नेता आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शनिवार को आ रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, उस कार्यक्रम के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू की गई हैं बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ पर सिर्फ रथ यात्रा की नहीं, बल्कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उनके लिए भी तैयारी की जा रही है। साथ ही रथ यात्रा, बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ऐतिहासिक रथ यात्रा होगी।
पश्चिम बंगाल के हर ज़िले तक ये रथ यात्रा जो है उसका जो नेता है पार्टी के वो इसको लेकर के जाएंगे, तो जनता तक पहुंचने का ये जो कोशिश है, ये प्रयास है बीजेपी का। ठीक है, यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर कोलकाता में मौजूद है। चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रही है। ये टीम राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अलग अलग मुलाकात करेगी। जानकारी ये भी कि आज चुनाव आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेगी। आशिका, बंगाल दौरे पर देखिए चुनाव आयोग भी है और किस तरीके से चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने रहने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि हिंसा चुनाव के आते ही बढ़ रही है, उसको देख करके लगता है कि चुनाव आयोग के लिए भी मुश्किल रहेगा। कैसे कितने फेज़ में चुनाव करें, जो कि अभी माना जा रहा है कि कम से कम 7 फेज़ में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। बीजेपी की जो मांग है कि पुलिस की मौजूदगी में चुनाव जो है फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते हैं, तो क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ कितना किस फेज़ में कैसे चुनाव होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत दूर है जो 2 क्षेत्र हैं आपस में, तो वहाँ कैसे क्या चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जो है बुला करके उनके साथ बैठक की गई है। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, बंगाल के हुगली जिले में मुसलमानों का प्रमुख आस्था का केंद्र फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनाने की घोषणा की। अब्बास सिद्दीकी आज शाम 4 बजे कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पार्टी का ऐलान करेंगे। मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों को मिलाकर बन रहे इस संगठन से बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के कालकाजी में मौजूद अंजलि ज्वेलर्स से 13 करोड़ रुपए की गहने चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी मोहम्मद शेख नूर के पास से 13 करोड़ कीमत के 25 किलो सोने के गहने बरामद हुए। पुलिस का यह दावा है कि शेख नूर ने ही पीपीई किट पहनकर शोरूम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बगल की इमारत की छत से गहने की दुकान में घुसा था। शोरूम के आगे पीछे 5 हथियारबंद गार्ड तैनात थे, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। सोने के गहनों की चोरी के बाद वो बैग को ऑटो में से ले गया। फिल्मी अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हुबली का रहने वाला है और कालकाजी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता है। बुधवार को सुबह 11 बजे साउथ ईस्ट दिल्ली के कालकाजी इलाके में मेन रोड पर अंजलि ज्वेलर्स में चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे में केस को सुलझा लिया। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, 24 घंटे में ही केस को सुलझा लिया, क्या एक बड़ी कामयाबी है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कही जाएगी और साल की सबसे बड़ी चोरी कही जाएगी। 25 किलो सोना एक बड़े शोरूम से चोरी हो जाता है और जिसके बाद दिल्ली पुलिस के आनंद फानंद में कई टीमें बनाई गई थी अर्पिता, और खास तौर से सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ एक चोर नजर आ रहा था जिसने पीपीई किट पहनी थी और छत के रास्ते से उसने शोरूम के अंदर दाखिल हुआ था। और जबकि हथियारबंद 5 वहां पर सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं, उनको चकमा देकर ये अंदर घुसा था और उसने 25 किलो सोना एक बैग में उठाया और उसके बाद नजारत हो गया। पुलिस को बड़ी कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि जल्दी से नेटवर्क खंगाला गया और पूरे आसपास के इलाके को देखा गया और चोर की वो जो हरकतें थी उसको देखते हुए पुलिस ने अपने नेटवर्क को एक बार मजबूत किया और जिसके बाद इस चोर को गिरफ्तार किया गया है। और मोहम्मद शेख नूर इसका नाम है, जो काफी समय से इस पूरी चोरी को प्लानिंग कर रहा था। ठीक है दीपक, नजर बनाए।